दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे दो मुद्दों की। पहला मुद्दा है कि क्या प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके कहा जाता है, वो अमित शाह को पश्चिम बंगाल में हरा पाएंगे। जिस तरह से ममता लगातार अपनी रणनीति बदल रही है, ममता पीके की सलाह पर जिस तरह से उस बांकुरा में जा रही है जहां पर थोड़े दिन पहले अमित शाह ने रैली की थी, तो पीके क्या अमित शाह के लिए चैलेंजर साबित होंगे? पीके की स्ट्रैटेजी, ममता की स्ट्रैटेजी अमित शाह पे भारी पड़ेगी, या फिर अमित शाह क्या 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जहां पे बीजेपी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, उसको दोहराते हुए असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में ममता को पटकनी दे देंगे? दूसरा जो मुद्दा है वो बिहार का मुद्दा, कि बिहार में किस तरह से राजनीति करवट ले रही है। सरकार बदलने के बाद भी, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, वहाँ पे आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो बहुत कम है। और इसलिए एक ऑडियो टेप आया है जिसमें लालू प्रसाद एक विधायक से बात कर रहे हैं, जो सुशील मोदी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। उसकी वेरिसिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कई सारे सवाल हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आरजेडी आने वाले दिनों में इस तरह के एफर्ट करती रहेगी सरकार को गिराने के लिए, और सरकार का जो संतुलन है वो बहुत ही बारीकी से, यानी कि बारीक संतुलन पे टिका हुआ है। तो इन दो मुद्दों की बात प्योर पॉलिटिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बांकुरा इलाका, जहां पे तकरीबन 13 विधानसभा की सीटें हैं, और जहां पे अमित शाह जब पिछली बार 5-6 नवंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, उस इलाके में गए थे, और उसी इलाके में पिछले 3-4 दिनों से ममता बनर्जी डटी पड़ी है, और आज उनकी रैली भी है। और उससे पहले भी ममता बनर्जी ने उस इलाके में कई सारे कार्यक्रम किए हैं। जो ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी है वो एक तरह से पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर उनकी स्ट्रैटेजी को शेप अप कर रहे हैं, सबसे पहले प्रशांत किशोर ने ये किया कि ममता बनर्जी और उनके जो टीएमसी के लीडर हैं, उनका जो जनता के बीच में कनेक्ट कम हुआ है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने एक चाय पे चर्चा का जो कार्यक्रम था उसको लॉन्च किया। इसके अलावा ममता बनर्जी के सारे जो मंत्री हैं उनको कहा गया कि आप नाइट स्टे करें जाकर गाँव में, जो कि पिछले कई सालों में ममता के जो मंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो गांव से उनका कनेक्ट छूट गया था और वो ज़्यादातर इलाकों से कतराते थे उन गाँव में जाने के लिए। लेकिन पीके ने कहा कि आपको गांव में नाइट स्टे करना होगा, और ख़ुद जिस तरह की बीजेपी की एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है उसकी तर्ज पे उनको वहाँ के वीडियो, वहाँ के फोटोग्राफ, वो सब डालने होंगे सोशल मीडिया पर कि उन्होंने गाँव में रात बिताई या नहीं, लोगों से बात किया या नहीं। उसके बाद पीके ने एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। ये तकरीबन मई-जून की बात है कि जब ममता के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी, और उस दौरान पीके ने ये जो टोल फ्री नंबर किया उसमें कि किस तरह से जो जनता है वो सरकार के प्रति जो नाराज़गी है उसको दर्ज करे उस टोल फ्री नंबर पर, और वो सीएम ऑफिस जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाएगा। और उस पर ढेर सारे लोगों ने एक तरह से कंप्लेन किया, और ढेर सारे लोगों ने उनके जो कंप्लेन थे उसका रिड्रेसल हुआ। इसके अलावा जो कट मनी का मुद्दा था, वो आपको पता होगा कि किस तरह से वो पीके की सलाह पर कट मनी का मुद्दा एक तरह से ममता बनर्जी ने खुद एड्रेस किया, और ममता ने अपने मंत्रियों से कहा, काउंसलर से कहा कि जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं में कट लिया है उनको वापस करें। और उससे कहीं ना कहीं जनता में जो ममता बनर्जी के खिलाफ नाराज़गी थी वो कम हुई है। अब जो पीके की नई स्ट्रैटेजी है कि वो एक तरह से खास करके उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जो कि SC/ST के इलाके हैं, जो ट्राइबल बेल्ट हैं, और जहां पे बीजेपी अच्छा खासा डेंट पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मारा था। और बीजेपी इस बार भी उन सीटों पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है जो कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड नहीं है, बल्कि SC/ST डोमिनेटेड है, और जो कि अच्छी खासी आबादी की जनसंख्या है। पीके की उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ममता काम कर रही हैं, और गाँव में छोटे छोटे कस्बों में वो नाइट स्टे कर रही हैं, उन इलाकों में जा रही हैं जहां अमित शाह ने दौरा किया था, जहां पे बीजेपी के नेता दौरा कर रहे हैं। और एक नया क्वाइन, उन्होंने एक नया स्लोगन उछाला है कि ममता बनर्जी चूँकि पश्चिम बंगाल की बंगाली कल्चर की एक तरह से वो उनकी सबसे बड़ी ड्रीम मर्चेंट है, यानी कि बंगाली अस्मिता के प्रतीक है। और जिस तरह से बंगाल ने प्रणब मुखर्जी को, सोमनाथ चैटर्जी को बैक किया, ज्योति बासु को बैक किया, उसी तरह से ममता बनर्जी वो बंगाली अस्मिता की प्रतीक हैं। और इसलिए ममता बनर्जी का कोई
असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में कैसे साथ छोड़ सकता है। और इस नारे के इर्द गिर्द टीएमसी अपने पूरे कैंपेन को एक तरह से शेपअप कर रही है और उन्होंने जो नारा दिया है कि बाहरी बनाम जो लोकल का मुद्दा है, कि किस तरह से टीएमसी ममता बनर्जी लोकल है, जबकि बीजेपी के ढेर सारे नेता जिसमें कि अमित मालवीय, अमित शाह, ये सारे नेता और ढेर सारे जो नेता दिल्ली से भेजे गए हैं ये बाहरी नेता हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव में जो बंगाली है, जो बंगाली मानुस है, वो किसी आउटसाइडर को जिताएगी, उनको वोट देगी? ये मुद्दा कहीं ना कहीं टीएमसी और पीके की जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत वो गरमाने की कोशिश में है। अब सवाल है ये है कि अगर आप देखें कि पिछले कुछ चुनावों को, लोकसभा चुनाव को देखें तो 2014 से बीजेपी का ग्राफ लगातार वहाँ पे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में। और पहले 2014 में 2 सीटें जीती थी बीजेपी, जो कि 19 में 18 सीटों पे आ गया, और उनका जो वोट शेयर है वो 2019 में 40% पे आ गया, 17% से बढ़कर। लेकिन अगर असेंबली की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो ममता बनर्जी का अभी भी होल्ड है। अब सवाल ये है कि बीजेपी की जो सारी स्ट्रैटेजी है वो लोकसभा के अर्थमेटिक पे, उसके डेटा पे टिकी हुई है, या बीजेपी को लगता है कि वो असेंबली में भी ममता को डेंट कर पाएगी? क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है लोकसभा चुनाव में, लेकिन असेंबली पोल में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पे जो रीजनल छत्रप हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनके मुद्दे, उनके नाम पर जनता वोट करती है। और चूंकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में ममता के सामने कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है, सवाल यह है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद क्या बीजेपी ममता के खिलाफ चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि असेंबली पोल में अगर देखें तो लगातार ममता बनर्जी ने 2016 का जो विधानसभा चुनाव था 211 सीटें जीती थी, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। उससे पहले का चुनाव था विधानसभा का, उसमें भी 184 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, बीजेपी उस समय खाता भी नहीं खुल पाई थी। तो असेंबली का अर्थमेटिक अलग है, लोकसभा का अर्थमेटिक अलग है। अब इसमें यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जिस तरह से एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में खेलने की कोशिश कर रही है, एनआरसी के बहाने, सीए के बहाने, राम मंदिर के बहाने, वो क्या जो बंगाली हिंदू हैं उनको यूनाइट कर पाएगा? और जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो 27-28% का मुस्लिम वोट बैंक है, उसके समानांतर वो पोलराइजेशन होगी और जिसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है कामयाब होगी और वो पीके को पटक पाएंगे। अब जो दूसरा मुद्दा है बिहार का, बिहार के मुद्दे पे संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, और हमेशा ये आशंका बनी हुई है कि आरजेडी वहाँ पे तख्ता पलट कर सकती है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट भी है कि वो बीजेपी को चेक बैलेंस करके रख सके। क्योंकि आज जो था वहाँ पे एक स्पीकर का चुनाव था, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था, और जिसमें बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट खड़ा किया था विजय सिन्हा को, उनका चुनाव वॉइस वोट से हो गया। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि इस चुनाव में कई सारी गड़बड़ियां हुई, इसमें विधान परिषद के सदस्य भी उस विधानसभा में मौजूद थे, जिसमें अशोक चौधरी का नाम आया। खुद नीतीश कुमार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार सदन के नेता हैं तो इसलिए जो रूल कहते हैं कि वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन आरजेडी का ये कहना है कि वो चुनाव गुप्त मतदान से होना चाहिए था और वो वॉइस वोट से हुआ। और इसी बीच में सुशील मोदी ने एक ऑडियो टेप रिलीज किया जिसमें कि लालू प्रसाद यादव एक एमएलए से बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप हमें समर्थन दो, आप गैर हाजिर हो जाओ, एब्सटेन कर लो। तो इस तरह से ये इस टेप की सत्यता भले ही डाउटफुल हो, आरजेडी भले ये कह रही है कि लालू प्रसाद की मिमिक्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का बहुमत है, जिस तरह का मैंडेट है, उसमें ये आने वाले दिनों में पोचिंग किसी भी दल की तरफ से हो सकती है। वो बीजेपी और जेडीयू भी कांग्रेस के एमएलए को पोच कर सकती है, और आरजेडी के लिए तो हमेशा ये खुला खेल रहेगा कि आरजेडी कोशिश करेगी कि इस तरह के 125 के मैंडेट में कभी भी नंबर जुटाकर सरकार को गिराने की वो कोशिश कर सकती है। तो बिहार और बंगाल किस तरह से राजनीति को आने वाले दिनों में शिपअप करेंगे, ये बिहार में तो कम से कम ये तय करेगा कि नीतीश कुमार का जो बीजेपी के साथ अलायंस है वो कितना मजबूत रहता है। अगर उनका विश्वास लगातार बीजेपी पे बना रहा तो सरकार स्टेबल होकर चलेगी, जिस दिन उनका विश्वास डोलेगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में सीधा फाइट है, पीके वर्सेस अमित शाह, ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह। किस तरह से क्या केंद्र एक तरह से विधानसभा चुनाव में भी अपने नेशनल एजेंडे के साथ वहाँ पे कामयाब होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
शंकर एनिमेस द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।